गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हमारा पुट प्रकरण जो शुरू है उसके अंदर अग्निपुट अग्निपुट के अंदर डायरेक्ट हिटिंग के जितने भी पुट थे वो सब हमने पढ़ लिए थे। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इनडायरेक्ट हीटिंग। तो जब हम भस्म बनाते हैं या कुछ पाक करते हैं पुट के अंदर किसी भी द्रव्य को पकाना है हमें दवाई बनाने के लिए, हमें वहां पे अगर डायरेक्ट हीट देनी है तो हम शराब संपुट में या मूसा में हमारा जो कोई भी रस द्रव्य है एक है ज्यादा है उसको रख के हम अग्नि में जला देते हैं। तो वो सारी ही डायरेक्ट हीटिंग की मेथड थी और इसके अंदर भी हमने उसके 6-7 उदाहरण देख लिए। आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहे हैं वो सभी महागज, वराह, कुक्कुट, कपोत, लावक और एक गोमय पुट भी देखा। तो 7 उदाहरण हमने डायरेक्ट हीट के देख लिए। उसके बाद आज इनडायरेक्ट हीट, यानी कि हमें जो कोई भी द्रव्य का पाक करना है वो द्रव्य हमें सीधा सीधा उसको शराव संपुट को अग्नि नहीं देना है, सीधा सीधा हमें मूषा को अग्नि नहीं देना है, लेकिन मूषा या शराव संपुट को भी किसी और माध्यम के अंदर रख के उस माध्यम को गर्म करके बाद में अग्नि देना है। तो इस तरह से उसे या तो इनडायरेक्ट हीटिंग बोलते हैं या फिर उसे हीट बाथ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सामने लिखा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट बाथ, तो अलग अलग तरीके से बहुत ही ग्रेजुअली धीरे 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 करके उसको गर्मी दी जाती है। तो उसमें माध्यम के तौर पे या तो रेत हो सकती है या फिर नमक हो सकता है या फिर भस्म या फिर तुष या इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि माध्यम बनती है वहां पे। तो उसके कुछ उदाहरण आज देखेंगे। मैं समझता हूँ आप सभी ने ये इतने सारे पुट जो है उसका रिवीजन किया होगा और आपने चार्ट भी बनाए होंगे या फिर इसी चार्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं और बार बार उसको रिवाइज करिए कि उपलों की संख्या और उसकी साइज, 2 हस्त, एक अनुरूप हस्त, एक अरतनी, एक सर ग्राउंड सरफेस पे 2 वितस्ती डायमीटर और बाद में 2 बार स्मॉल एरिया। फिर उसी तरह से यहाँ पे उपलों की संख्या में भी 1500 उपले, 375 उपले, उसके बाद 150 उपले, 150 के बाद 50 उपले, 50 के बाद सिर्फ 8 उपले और बाद में तो उपले ही नहीं सिर्फ उसका पाउडर। तो इस तरह से आप 6 के 6 पुट को याद रख लीजिए। उसमें कौन कौन से द्रव्य की भस्म बनती है उसे याद रख लीजिए। आगे एक एक्स्ट्रा है गोमय पुट। फिर हम जाते हैं यहाँ से वालुका पुट से हम आगे बढ़ेंगे इनडायरेक्ट हीटिंग की ओर। अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है वालुका यंत्र और वालुका पुट के बीच में, है ना। वालुका यंत्र हमने पढ़ा था वो कुछ अलग था, वालुका पुट उससे थोड़ा अलग है। वालुका पुट पुट चैप्टर में है ना, जहाँ पे हमें द्रव्यों का पाक करना है। तो इसके अंदर हम या तो मूषा रखेंगे, शराब संपुट रखेंगे, ऐसा कुछ रखेंगे। समझ लीजिए कि मूसा रखते हैं हम, मूसा को वालुका के अंदर रखते हैं। तो ये आप याद रखिए कि ये पुट है। यहाँ पे किसी कांच की बोतल को नहीं रखा है, हमने कांच कुपी को नहीं रखा है। वो वालू का यंत्र में था। कांच की बोतल या कांच कुपी रखना वो वालू का यंत्र में था। तो यहाँ पे हमें वालू का पुट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी वालू का पुट के अंदर भी 2 तरह की अलग अलग मेथड है। तो आप वो जैसे स्क्रीन के ऊपर स्लाइड में दिख भी रहा है कि हीटिंग मीन्स बाय हॉट सैंड मेथड, गरम गरम रेत के द्वारा। वालू का यानी कि रेत यानी कि सैंड, तो गरम गरम रेत के द्वारा या फिर गरम रेत के द्वारा नहीं, सामान्य रेत लेकिन उसको बाहर से गर्मी देने के बाद। तो इस तरह से 2 तरह की हीटिंग मेथड है। तो भी हम जहाँ पे फोटोग्राफ में देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो है 2 फोटोग्राफ दिए हैं यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में। तो उसमें से आपको क्लियरली पता चलेगा। ये 2 मटके रखे हैं फोटो में, देखिए। तो ये 2 मटके रखे हैं जिसके अंदर वालुका भरी हुई है, यानी कि मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी के घड़े के अंदर रेत भरी हुई है, वालुका भरी हुई है। लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, दोनों के अंदर मूषा तो है, सेम है। दोनों के अंदर वालुका तो है, सेम है। लेकिन एक घड़े में, ऊपर के घड़े में
चूल्हा नहीं है। ऊपर के घड़े में, घड़े के नीचे में कोई अग्नि नहीं दे रहे, कोई चूल्हा नहीं है, जबकि नीचे के घड़े में चूल्हा रखा हुआ है। देखिए, तो नीचे के घड़े में नीचे से अग्नि दे रहे हैं। तो इस तरह से नीचे के घड़े में तो सिंपली घड़े के अंदर वालुका, वालुका के अंदर मूसा, और उसको गर्म किया जाता है। तो ये तो एक्सटर्नल हीटिंग हुआ। दूसरी मेथड जो है एक्सटर्नल हीटिंग, बाहर से अग्नि देते हैं। लेकिन पहली मेथड में क्या है, पहली मेथड में हमें अंदर वालू का जो भरनी है वो प्री हीटेड वालू का है, पहले से गर्म की हुई रेत उसके अंदर भरनी है। तो आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी ऊपर के डायग्राम में, कि ऊपर के डायग्राम में घड़ा है, नीचे चूल्हा तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे इन्होंने क्या दर्शाया है, वालुका के ऊपर कुछ गर्म भाप निकल रही है, इस तरह से कुछ ये यहाँ पे लाइंस दर्शाई हुई है घड़े के ऊपर में। तो आप भी जब एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर में ऐसे इस तरह से कुछ लाइंस दर्शानी है, कि जिसकी वजह से पता चले कि हाँ ये सिर्फ रेत भर दी है ऐसा नहीं, इसके अंदर गरम गरम रेत भरी हुई है, हॉट सैंड या फिर प्री हीटेड सैंड इसके अंदर भरी हुई है। तो अभी आपने इसकी रचना समझी, अभी ये क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है वो भी देखते हैं। तो ये जो वालू का पुट है, इसमें इसका साइज एंड शेप, तो इसमें एक छोटा सा घड़ा लिया जाता है और एक मूषा उसके अंदर रखी जाती है। तो जो घड़ा है हमने लिया, उसके अंदर मूषा रखी, लेकिन ऐसे ही मूषा नहीं रखते, उसके अंदर रेत भर के रखते हैं। तो तभी क्या होगा कि रेत की गर्मी से वो मूषा गर्म होगी। तो यहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर की बात है, या धीरे 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 रेडिएटिंग टेम्परेचर की बात है यहाँ पे। तो रेत की गर्मी की वजह से मूषा गर्म होगी, डायरेक्टली मूषा को अग्नि नहीं मिलता। तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग, जो धीरे धीरे पकाना होता है, एक साथ में ज्यादा अग्नि देना नहीं होता हमें किसी भी रस द्रव्य को। तो वहां पे इस इनडायरेक्ट हीटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला जो है गर्म वालों का, गर्म रेत भर के हॉट वालों का, यानी कि हॉट सैंड इज टेकन एज फ्यूल। तो देखिए यहाँ पे ईंधन कैसा है, ईंधन, ईंधन यानी कि वो जल जाए वही ईंधन नहीं होता, जो भी हमारे द्रव्यों को पकाने के लिए जरूरी है वो ईंधन कहलाता है, वही फ्यूल कहलाता है। तो गरम गरम रेत, रेत को पहले अलग से लेके गरम कर लेते हैं हम। मार्केट में से जो कोई भी रेत प्रोक्योर कर लेते हैं, उस रेत को पहले छान लेते हैं, एक समान सूक्ष्म रेत ले लेते हैं। एक बार उस रेत को छान लिया, एक समान सूक्ष्म रेत ले ली, बाद में उसको गर्म कर लेते हैं। उसके अंदर का जो कुछ भी मॉइस्चर था उड़ गया, और ज्यादा गर्म कर लेते हैं, वो एकदम बहुत ही ज्यादा गर्म गर्म हो गई ऐसी हॉट जो सैंड है, उसको ले लेते हैं और उसको घड़े के अंदर, मिट्टी के घड़े के अंदर आधे तक भरते हैं। तो जैसे आपने फोटोग्राफ में देखा था, इमेज में देखा था कि मिट्टी के घड़े में आधे तक रेत भर दी। आधे तक रेत भरने के बाद अंदर मूसा रख दी, मूसा अच्छे से उसके अंदर रख दी, प्लेस हो गई मूसा अंदर। बाद में फिर से ऊपर भी, ऊपर तक घड़ा पूरा भर जाए वहां तक भी गरम गरम रेत भर देते हैं। तो यही डिस्क्रिप्शन भी आपको सामने दिख रहा है कि हाफ लेवल ऑफ पॉट, जो पॉट है, जो घड़ा है, उसके हाफ लेवल तक गरम रेत भर दी, मूसा रख दी, और रिमेनिंग जो कोई भी गरम रेत है, जो कोई भी हॉट सैंड है, उसको उसके ऊपर, उसके बाजू में रख के मूसा को अंदर, रेत के अंदर चली जाती है। और वो जब तक खुद से ठंडी हो जाए तब तक रहने देते हैं। करना कुछ नहीं, उसमें सिर्फ रेत, गरम गरम रेत भर देना है, और वो रेत ठंडी हो जाए तब तक इंतजार करना है। तो बाद में जो कुछ भी, रेत ठंडी हो गई तो हम बाहर फिर मूसा निकाल के देखेंगे कि क्या अंदर प्रोसेस हुई है मूसा के अंदर। तो दूसरी मेथड, अभी यहाँ पे हम दूसरी मेथड जो बाई एक्सटर्नल हीटिंग मेथड लिखा है उसको समझते हैं। तो उसमें क्या है कि नॉन हीटेड वालों का, इसमें पहले से गर्म की हुई वालों का की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम प्री हीटेड वालों का नहीं लेंगे, बस उसको अच्छे से छलनी से छान लिया है, एक समान सूक्ष्म कण वाली रेत ले लेंगे, उसको घड़े में भर देंगे। और बाद में पूरे apparatus को, हमारी जो पूरी यंत्रणा हमने की है, उसी पूरे यंत्र को ही हम चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे, यानी कि पूरे घड़े को। तो घड़े के अंदर अगेन जैसे भरनी है वैसे रेत भर देंगे, आधे तक रेत भरेंगे, बाद में मूसा रखेंगे, फिर ऊपर तक रेत भर देंगे। लेकिन ये जो रेत है वो प्री हीटेड नहीं है। और बाद में पूरे घड़े को, रेत और मूसा से भरे हुए घड़े को चूल्हे पे चढ़ा देंगे और उसको
पकाएंगे, गर्म करेंगे। तो प्रोसीजर क्या है कि फ्यूल और मूसा को जैसे बताया वैसे ऊपर जैसे लिखा है उस तरह से अरेंज कर दिया है। बाद में अगर गरम गरम रेत है तो और कुछ करना नहीं है, लेट इट सेल्फ कूल। अगर गरम गरम रेत नहीं है तो उसको गर्मी देनी है। और कितनी गर्मी देनी है, कितने समय तक देनी है, तो वो डिपेंड करता है हमारे द्रव्य के ऊपर। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे जैसे यूज लिखा है गंधक जारण, तो गंधक जारण करना है पारद के अंदर, तो मेरा पारद, मेरा गंधक, उसका क्वांटिटी कितना है, उसके आधार पे मैं मेरा जो हीटिंग करने का समय है वो तय कर पाऊंगा। तो हीट अगर गरम गरम रेत भरी है तो कुछ करना नहीं। अगर सिंपल रेत भरी है तो हीटेड एक्सटर्नली, नीचे से उसको गर्मी देनी है। और फिर पहले तो रेत गर्म होगी, और रेत गर्म होने के बाद रेत की गर्मी मूषा को मिलेगी। तो बाद में जितना हमें जरूरी है उतना समय उसको पका लिया। बाद में उसको स्वांग शीत, लेट इट सेल्फ कूल, स्वांग शीत होने देना है। वो खुद से ही जब ठंडा हो जाए तो बाद में मूषा को बाहर निकालना है, और मूषा के अंदर का जो द्रव्य है, नारद है, उसको गंधक का जारण हो गया है चेक करने के लिए बाहर निकालना है। तो इसका यूज जो है वो गंधक जारण में होगा। अभी गंधक जारण ये क्या है ये आप सब समझते हैं, परिभाषा चैप्टर में हमने इसके बारे में सीखा था कि पारद के अंदर मुझे गंधक को मिक्स करना है, मर्क्यूरी के अंदर मुझे सल्फर को मिक्स करना है, और मर्क्यूरी सल्फाइड बना देना है। तो ये जो है गंधक का जारण कहलाता है। गंधक, पारद को हम खिलाते हैं, पारद को हम गंधक खिलाते हैं। पहले उसको खिलाया यानी कि चराया, चारण किया, और बाद में उसके अंदर वो अच्छे से एसिमुलेट हो जाए, एकदम अच्छे से वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो पारद जो है गंधक को पचा लेगा, पारद के अंदर सभी पूरे के पूरे गंधक का पाचन हो जाएगा। गंधक जो है वो पारद के अंदर एक द्रव्य नहीं लेकिन उसका ही एक अंगभूत भाग बन के रह जाएगा। तो ये प्रोसेस को कहते हैं जारण। तो ऐसा गंधक का जारण जब हम पारद के अंदर करवाते हैं तो उसके अंदर, ऐसे तो हमने पहले भी कुछ यंत्र देखे थे, जैसे कि झारणार्थ तुला यंत्र हमने देखा था, कच्छप यंत्र हमने देखा था। तो वैसे यंत्र, या फिर ऐसा वालुका पुट, वालुका पुट के अंदर भी गंधक का जारण कराया जा सकता है। तो कभी 2 मार्क में क्वेश्चन आए या फिर वायवा में पूछा जाए कि गंधक का जारण करवाने के लिए आपको कौन सा यंत्र जरूरी रहेगा, तो आप वो कच्छप यंत्र, या फिर चारणार्थ तुला यंत्र, या फिर वालुका पुट, इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। फिर आगे है भांड पुट। तो अभी ये भांड पुट जो है, आप भांड शब्द से क्या समझते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं कुंभ पुट। इसमें एक घड़ा लिया जाता है ना, और कुछ नहीं है, बस एक घड़ा लेते हैं। तो भांड यानी कि कोई भी एक बर्तन, तो हम चाहे तो पतीला, चाहे तो घड़ा, जो भी जरूरत है वो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुंभ, कुंभ यानी कि एक मिट्टी का घड़ा, या भांड यानी कि एक मिट्टी का घड़ा, या फिर कोई भी एक पात्र या एक वेसल, वो लेते हैं। और उसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि यंत्रणा जो है वो बिल्कुल पहले के जैसे है, कुछ भी फर्क नहीं है। बस यहाँ पे रेत नहीं लेते, लेकिन रेत के बदले में तुष लेते हैं। तुष यानी कि हस्क, जो हमारा धान्य होता है। तो खेत में से धान्य के बीज हमने निकाल लिए तो उसकी जो भूसी बाकी बचती है उसी को बोलते हैं तुष। तुष यानी कि हस्क, संस्कृत में तुष, इंग्लिश में हस्क। तो वो जो है उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। और बाद में जो है उसको जला के, फ्यूल को जला के मूषा को अग्नि मिलती है। तो उसकी भी जो है डायग्राम हम देखेंगे यहाँ पे, भांडपुट है ना। तो आपकी जो लास्ट वाली डायग्राम है भांडपुट की, आपके टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हैं या फिर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो तुष है घड़े के अंदर भरा हुआ है, और उसके बीच में मूषा रखी हुई है, लेकिन नीचे में कोई चूल्हा नहीं है, नीचे से कोई गर्मी नहीं दे रहे हैं हम। एक तुष ले लेंगे और उस तुष को या उस भूसी को अंदर में भर देंगे, और बाद में उसको जला देंगे। तो आप सोचेंगे कि ये तो डायरेक्टली हीट हो गया, क्योंकि तुष तो जलता है, रेती तो जलती नहीं है ना। हाँ, तो ये इसी तरह से है, लेकिन फिर भी इसे इनडायरेक्ट हीटिंग के अंदर या भांड पुट ऐसा गिना जाता है, क्योंकि हमने कहीं पे भी ऐसा घड़ा लेके फिर जलाने का काम नहीं किया था। बाकी सभी जगह पे हमने पुट का स्ट्रक्चर तैयार किया था। तो कभी बहुत ही थोड़ी गर्मी देनी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, बहुत ही थोड़ी उसको पाक करना है। तो ऐसे छोटा सा एक घड़ा लेके, घड़े के अंदर मूसा रख के उसमें तुष यानी कि जो धान की भूसी होती है वो डाल के
हम उसको जला देंगे। तो जो है वो मूषा को बहुत ही थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी उसके अंदर। तो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे वालू का पुट था, वैसे ही आपको भांड पुट या फिर कुंभ पुट के बारे में पता चला। जो भांड पुट है वही कुंभ पुट है। तो भांड बोलेंगे या कुंभ बोलेंगे सेम ही है। वो एक पात्र है, ये एक मिट्टी का घड़ा है। तो वालू का पुट के जैसे ही इसके अंदर, लेकिन वालू का नहीं, लेकिन हम इसके अंदर तुष यानी कि हस्त धान की भूसी भर देंगे, धान्य की भूसी भर देंगे। और यहाँ पे फर्क क्या है, पहले के हमने जो डायरेक्ट हीटिंग वाले अग्निपुट लिए थे, तो उसमें बहुत ज्यादा अग्नि मिलता था, 700 डिग्री या कितना कितना टेम्परेचर जाता था, कितने कितने घंटे घंटे तक वो पुट शुरू रहते थे। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी इसके यूज देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि यहाँ पे हरताल की भस्म या सोमल की भस्म बनानी है तो बहुत ही कम अग्नि देना है वहां पे हमें, और बहुत ही ग्रेजुअली वहां पे अग्नि देना है। तो हरताल जो है, वैसे ये द्रव्य आपने देखा है, थियरी में नहीं पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकल में आपने हरताल ये द्रव्य देखा है, सोमल ये द्रव्य भी देखा है। तो हरताल आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड AS2S3, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड AS2S3, ये हरताल है। फिर दूसरा सोमल, सोमल यानी कि गौरी पाषाण, गौरी पाषाण वही सोमल है, उसी को संस्कृत में गौरी पाषाण बोलते हैं, और हिंदी में सोमल बोलते हैं। हिंदी में इसको संखिया या शंख विष भी बोलते हैं। तो संखिया या शंख विष, तो वो जो है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है, AS2O3, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड AS2O3। तो यहाँ पे जो आर्सेनिक है, जो सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सभी द्रव्य ऐसे हैं कि ये सारे के सारे द्रव्य जल जाएंगे, ऐसे द्रव्य है। आर्सेनिक को अगर आप जलाएंगे तो वो भी पिघल जाएगा तुरंत ही, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपने बनाया था ना, रसमाणिक्य बनाया था प्रैक्टिकल में, तो आपने वही किया था कि हरताल को अभ्रक पत्र के बीच में लेके गर्मी दी थी, तो वो तुरंत ही पिघल के रूबी रेड कलर हो गया था। आपने भी वहां पे इनडायरेक्ट हीटिंग ही किया था। हाँ, आपने गैस के ऊपर, लेकिन आपने रसमाणिक्य बनाने में भी तो इनडायरेक्ट हीटिंग ही किया था, क्योंकि अभ्रक पत्र के बीच में हरताल लिया। तो वो जो हरताल है वो बहुत ही धीरे धीरे गर्म होता है। अभ्रक पत्र जो है वो, अभ्रक जो है, अभ्रक उष्मा के बहुत ही मंद वाहक है, वो धीरे धीरे गर्मी देते हैं। वरना अगर हरताल को सीधा ही आपने रख दिया अग्नि के ऊपर तो वो तो पूरा जल जाएगा, वो काफी जल्दी जल जाता है। तो ऐसा जो द्रव्य है हरताल, या फिर ऐसा जो द्रव्य है सोमल, तो उसकी भस्म बनाने के लिए हमें यहाँ पे भांड पुट की या कुंभ पुट की जरूरत पड़ेगी। हम बहुत ही धीरे धीरे अग्नि देंगे या फिर इनडायरेक्टली उसको जलाएंगे। तो आप इसको याद रखिए। और भांड पुट के बाद आगे एक है भूधर पुट। तो नाम से ही पता चलेगा, भूधर, भूधर यानी कि भू यानी कि जमीन। तो भूधर जमीन के अंदर में एक ये पुट दिया जाता है छोटा वाला। तो वैसे तो सभी पुट जमीन के अंदर थे, लेकिन इसमें अलग है, इसमें इनडायरेक्ट हीटिंग दिया जाता है, इसमें डायरेक्टली हीट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या है, एक जमीन के अंदर एक छोटा सा गड्ढा बना देना है, और छोटे से गड्ढे के अंदर हमें मूसा रख के फिर गड्ढे को बंद कर देना है। और उसके ऊपर, जमीन के ऊपर जो हम उपले रखते हैं, उससे वो जलता है। तो आप हीटिंग मीन्स बाद में पढ़िए, लेकिन प्रोसीजर पहले पढ़िए। तो प्रोसीजर जो है ना, इसमें क्या है कि पहला तो साइज एंड शेप में लिखा है, अ स्मॉल पिट इज डग अंडरग्राउंड। जमीन के अंदर एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, सिर्फ मूसा आ जाए उतना सा गड्ढा उसके अंदर हम बना देते हैं। और बाद में क्या करते हैं, मूसा इज प्लेस्ड ओवर 2 अंगुल लेयर ऑफ सैंड एंड इन द पिट। तो जो हमने छोटा सा गड्ढा बनाया, उस छोटे से गड्ढे के अंदर हमें पहले तो रेत बिछानी, छोटे से गड्ढे के अंदर हमें रेत बिछानी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 अंगुल। तो क्या करना है, गड्ढे के अंदर मैं आपको इसमें दिखाऊंगा फोटोग्राफ में, तो आपको थोड़ा इजी जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो गड्ढा है, इस ये जो आपको फोटोग्राफ की जो रेड लाइन दिख रही है मेरे कर्सर के पास में, वो उतना ही गड्ढा है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे 2 अंगुल प्रमाण में जगह रखनी है, जमीन से नीचे 2 अंगुल रेत भरेंगे, रेत के ऊपर मूसा रख देंगे, आजू बाजू में भी सब जगह पे रेत भर देंगे, मूसा के नीचे भी 2 अंगुल, मूसा के ऊपर भी
2 अंगुल उतने प्रमाण में रेत रहेगी। यानी कि मूषा जो है वो पूरी की पूरी रेत से कवर हो जाएगी। और फिर उसके ऊपर ऊपर उपले रख देंगे। तो यहाँ पे चूल्हे का अग्नि तो हम नीचे से दे सकते हैं, लेकिन उपलों का अग्नि ऊपर से दे सकते हैं। तो ऐसा ऊपर से जब अग्नि दिया जाता है तो उसको भूधरपुट बोलते हैं। तो ये एक ऐसा गड्ढा है, गड्ढे के अंदर रेत भरी है, और गड्ढे के अंदर रेत के अंदर बीच में मूषा है। जमीन से नीचे भी और ऊपर भी 2-2 अंगुल का अंतर है, और ऊपर में कुछ उपले रख के उसको फिर उपलों को जला देते हैं। तो ये जो ऊपर में जो छाना रखे हैं, उपले रखे हैं, तो इन ये जो छाना है ये जलेंगे। इसकी वजह से रेत जो है वो थोड़ी सी गर्म होगी, और जो गर्म रेत होगी वो गर्म रेत की वजह से यहाँ पे जो कुछ भी मूषा गर्म होगी और फिर प्रोसेस होगी, तो ये इनडायरेक्ट हीटिंग ऐसा कहलाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं है ना रेत, लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए था, या फिर जमीन मिट्टी भी, हम रेत के बदले मिट्टी भी रख सकते हैं। तो भूधरपुर फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो इसके अंदर ओवर एंड अराउंड मूषा सैंड इज फिल्ड टू क्लोज द पिट। तो पूरा जो गड्ढा है उसको भर देते हैं रेत के साथ, और बाद में ऊपर में उपले रख के, थोड़े से उपले रख के, काउडंग केक्स आर टेकन इन लिटिल क्वांटिटी एज पर रिक्वायरमेंट, है ना। तो जितनी भी जरूरत है, हमारा द्रव्य जितनी क्वांटिटी में, उतने उपले वहां पे, उतने छाना वहां पे रख के उसको ऊपर में जला देते हैं। तो छाण तो सारे के सारे जल जाएंगे, रेत भी गर्म हो जाएगी, और फिर उसको रहने देना है। फिर रेत अपने आप जब ठंडी हो जाए तो फिर मूसा निकालेंगे, और मूसा निकाल के अंदर से जो प्रोसेस्ड मटेरियल है उसको निकालेंगे। तो अभी ये मटेरियल क्या होता है, उसका यूज, तो इसके अंदर अगेन पारद की भस्म बनाने के लिए, सोमल की भस्म बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पारद या फिर सोमल, ये बहुत ही जहरीले द्रव्य है और बहुत ही मृदु द्रव्य है। ये ऐसे द्रव्य है जिसको बहुत ज्यादा अग्नि नहीं दिया जा सकता, बहुत ही मृदु अग्नि में ही इसको बनाना है। तो हम डायरेक्टली हीट कर दे के तो इसको बनाएंगे ही नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हीटिंग करके उसको हम पकाएंगे, उसकी भस्म बनाएंगे। तो पारद भस्म यानी कि रस भस्म, और सोमल भस्म यानी कि गौरी पाषाण की भस्म बनाने के लिए इस तरह से कुछ पुट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनडायरेक्ट हीटिंग में हमने कितने पुट देखे, वालुका पुट, भांड पुट, भूधर पुट, ये 3 तरह के पुट जो है, हम 3 उदाहरण जो है हमने इनडायरेक्ट हीट में देखे। डायरेक्ट हीट के अंदर डायरेक्टली उसको अग्नि देना है, उसके अंदर हमने 7 उदाहरण देखे। तो 7 उदाहरण कौन कौन से थे डायरेक्टली अग्नि देने के? महापुट, गजपुट, ये 2 तीव्र अग्नि, बाद में वाराहपुट, कुक्कुटपुट, ये 2 मध्यम अग्नि, तो 2 और 2 4 हुए। बाद में कपोतपुट, लावकपुट, ये 2 मृदु अग्नि, तो 6 हो गए। और एक गोमय पुट, ये भी डायरेक्ट हीटिंग का उदाहरण है। तो 7 उदाहरण हमने देखे डायरेक्टली अग्नि देने के लिए, और 3 उदाहरण वालुका, भांड और भूधर, ये 3 उदाहरण हमने देखे इनडायरेक्टली अग्नि देने के लिए। तो आज हमने टोटल 10 फुट पढ़ लिए हैं यहाँ पे। टोटल 7 और 3 10 फुट हमने यहाँ पे पढ़े हैं, जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हीटिंग दिया जाता है। तो ये 10 के 10 उदाहरण अग्निपुट के थे। और अग्निपुट से पहले भी हम पढ़े थे सूर्यपुट, चंद्रपुट, है ना। तो सूर्यपुट, चंद्रपुट पढ़े, और बाद में 10 तरह के अग्निपुट पढ़े। इस 10 में पहले 7 डायरेक्टली हिट, और बाकी के 3 जो है इनडायरेक्टली हीटिंग के उदाहरण थे। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो शायद स्लाइड आपको ना दिखे। तो पता नहीं अभी इलेक्ट्रिसिटी तुरंत ही आएगी या कैसे रहेगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। हमारा आगे थोड़ा सीखना बाकी रह गया, वो था इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस, और बाद में डीजल डिपेंडेंट फर्नेस, और बाद में पायरोमीटर, और एक और टॉपिक जो है थर्मोकपल। ये 4 जो है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सीखने बाकी रह गए हैं। तो इसके अंदर हमें आगे सीखना है फर्नेस, मफल फर्नेस, है ना, जो हमारी नीचे फार्मेसी के अंदर जो क्वालिटी टेस्टिंग लैब है उसके अंदर रखी हुई है मफल फर्नेस। तो वो आपने प्रैक्टिकली देखी तो है ही, और उसको यूज कैसे करना है वो भी आज सीखेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी आज सीखेंगे। और उसी के साथ साथ कुछ डीजल डिपेंडेंट फर्नेस जो कि हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते।
उसके बारे में, और थर्मोकपल और पायरोमीटर के बारे में भी जानेंगे, लेकिन वो अभी नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। तो आज जो है सभी स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस देने के बाद लीव करिए।